आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार, आप सबको आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का जो हिस्ट्री है उसके चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो यहाँ न्यू एनसीईआरटी सिलेबस देख करके आपको घबराना नहीं है, क्योंकि नया एनसीईआरटी का जो सिलेबस आया है जिसमें काफी सारे जो चैप्टर है वो कम कर दिए गए। तो भाग 1 हम आपको पढ़ा रहे हैं और भाग 1 जो आपका बुक है उसमें 4 ही चैप्टर है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। भाग 2 और भाग 3 में जो चैप्टर है वो कम कर दिए गए हैं। तो जैसे पहले था वैसे अब भी है आपका भाग 1। और भाग 1 जो आपका बुक है उसमें 3 चैप्टर के ऊपर में वीडियो बना करके और प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। और ये आपका भाग 1 का अंतिम चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो चैप्टर का आज पहला वीडियो क्लास है, तो बाखूबी ढंग से आप सुनेंगे। जितना बढ़िया से सुनेंगे उतना ही आगे समझने में आसान हो जाएगा। और लगभग जो फैक्ट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और समझने का जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हम आपको हर चैप्टर के शुरुआती दौर में देते हैं। तो आज के वीडियो क्लास को आप पूरा देखेंगे। पिछले वीडियो क्लास में थोड़ी सी बातें हम आपको याद दिला दें कि कहां तक हम आपको पढ़ा दिए। तो हम लोग देख रहे थे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, चैप्टर का नाम था, तीसरा चैप्टर था आपका। उसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाए, मेन तो महाभारत देख रहे थे उसमें, और उसमें हम आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा दिए हैं। जितने फैक्ट्स है महाभारत से संबंधित वो तो आपको आगे पढ़ा दिए। उसके बाद एनसीईआरटी का जो बीच बीच का कड़ी था, जो एकदम नॉलेज के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो बच्चे आगे का लक्ष्य रखे हैं, जैसे अपना पीसीएस एग्जाम को लेकर करके या यूपीएससी एग्जाम को लेकर करके, उनके लिए तो वो एकदम रामबाण था, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज देखे। चंडालों के इतिहास को हम आपको बताएं, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति के ऊपर कैसा आपका एकदम बढ़िया सोच होना चाहिए था, इसको लेकर के हम आपको बताएं। इसके साथ बहुत तरह की सामाजिक चीजें, समाज में विषमताएं, और काफी एक कड़ी दर कड़ी बढ़ाते गए। संपत्ति का अधिकार था, वर्ण व्यवस्था के पूरा सिस्टम को हम आपको पढ़ाए हैं कि कैसे कैसे वर्ण था, किस तरह से जो है इतिहासकार कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है ये ब्राह्मणों ने बनाई है, लेकिन इसको जोड़ दिए किससे, तो ईश्वर से जोड़ करके बताएं। तो हर पहलुओं पे बात किए। अंतिम में कुछ कड़ी को हमने छोड़ा है महाभारत में, और वो इसलिए छोड़ दिए, थोड़ा सा हम निराश हो गए थे, क्योंकि हम आपके लिए प्रतिदिन मेहनत कर रहे थे। पिछले 6 महीना से हमने चैनल खोल रखा है, तो काफी सारा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो चैनल पे बने हैं या तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बहुत सारे वीडियो जो है वो देखते ही नहीं है, कुछ 1-2 मिनट ओपन करके हटा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। उनसे क्या होता है कि हमारा जो चैनल है, उस चैनल पे जो वीडियो है वो वीडियो आगे नहीं प्रमोट हो पाता है, यानी अगले बच्चे के पास में यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर पाता। उनको लगता है कि बहुत कम लोग देख रहे हैं। यहां तो बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और घर पे जाके आराम से देखते रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा वॉच टाइम एकदम कम जा रहा है, और वीडियो प्रमोट नहीं होने के कारण अगले बच्चे के पास वीडियो रिकमेंडेड नहीं कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा मनोबल हमारा डाउन हो गया। तो देखिए, हम लोग एक शिक्षक है, हम लोग खास करके ये चाहते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर बच्चों को फ्री में एकदम बढ़िया कंटेंट मिले। क्योंकि आप बड़े बड़े जब शहर में जाएंगे ना, गुरु वास्तविकता बता रहे हैं आपको कि एनसीईआरटी कंटेंट पढ़ाने के लिए कोटा है, दिल्ली है, वहां पे आप जाएंगे तो आपसे हजारों हजार फीस लिए जाएंगे, 50,000 1-1 लाख फीस वसूले जाएंगे। इसके अलावे वहां रहने खाने का जो खर्चा वगैरह है वो आपको अलग से आएंगे। तो वहां जब आपको लाखों खर्च होंगे तो यही एनसीईआरटी आपको बढ़िया से पढ़ेंगे, खूब मजा से। लेकिन अगर यही एनसीईआरटी प्रॉपर वे में आपको बढ़िया तरीके से, आपके ही अंदाज में, आपके खाटी अंदाज में, आपके देसी अंदाज में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो शायद आप इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग का ऐसा मानना होता है सर कि विद्या वो सागर है कि जिसमें गरीब से गरीब बच्चों को भी तैरने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आप लोग इसकी गुणवत्ता को घटा कर करके हम लोग जैसे टीचरों का मनोबल डाउन करते हैं, तो क्या करेगा, अंतिम में आदमी कटीन डालेगा। सर बात ना कि ये देखिए अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, सब लोग इस पे आएंगे, निगेटिव थॉट डाल डाल के थंबनेल लगा करके डालेंगे, 2 मिनट 3 मिनट के कटिंग होगा। अगर 3 मिनट से 1.5-2 मिनट देखिए तो वीडियो प्रमोट होगा सर, सब्सक्राइबर और व्यूज का लिया दिया नहीं रहेगा, लाखों में जाएगा।
लेकिन इससे कितने बच्चों को एक अच्छे सोच के साथ फायदा हो जाता है। तो चलिए आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आज का चैप्टर का आपका फर्स्ट डे है इसमें, तो आराम से देखेंगे। बस आप ये समझ जाइए कि इसका लाभ उठाइए, ताकि आप हम लोग को प्रमोट करिएगा तो हम आपके लिए बेहतर कंटेंट एकदम बनाते जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो क्लास को देखेंगे। इसमें पूरे स्तूप का एजेंडा बताएंगे आपको। पहले तो आपकी बुक की बातें लगभग है, वो 1 से 2 पेज बुक भी पढ़ा देंगे आज ही के वीडियो क्लास में, और बहुत सारे चीज जो आपके बुक्स में नहीं है लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, वो हम लोग इसी में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताते चले कि चैप्टर का नाम है विचारक विश्वास। तो बहुत सारे ऐसे विचार के बारे में अब अवगत हो गए होंगे आप लोग प्राचीन काल में कड़ी दर कड़ी पढ़ते हुए। अब यहाँ पे बात आता है विश्वास को लेकर करके, हम विश्वास कैसे करें, और बहुत सारे विचारों को लेकर के हम अब तक यही पढ़ रहे थे, धार्मिक साहित्यिक ग्रंथों पे थे, या तो कुछ मनुस्मृति के हिसाब से जानकारी मिल रहा था प्राचीन काल के बारे में, या फिर कुछ महाभारत हमारा जानकारी का स्रोत रहा है, या फिर बौद्ध धर्म के या फिर जैन धर्म के ग्रंथों से जो है हम लोग प्राचीन काल के बारे में बहुत सारी चीजें तीसरे चैप्टर में पढ़े। अब बात आती है उसके ऊपर में विश्वास को लेकर के। तो इतिहासकार अब तक साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर थे, लेकिन अब उन्हीं कड़ी में इतिहासकार एक और भी चीजों पर निर्भर होते हैं, और वो है सर इमारत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। ये ध्यान से सुनेंगे और इसी पे पढ़ेंगे। और इमारतों में अगर बात कर ले तो सबसे प्रमुख जो है आपका स्रोत वो है सांची का स्तूप, ये ध्यान रखेंगे। अब जिस सांची के स्तूप के बारे में बताते हैं, एक एक कड़ी के बताएंगे कि सांची के स्तूप को इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या, सारा चीज देखेंगे और लगभग चीजों से प्रश्न भी आपके बनेंगे। अब ये ध्यान रखेंगे, जिस सांची के स्तूप की अगर हम बात कर ले तो सांची के स्तूप तो बाद में आता है, पहले आपको स्तूप ही समझ लेना होगा कि स्तूप किसे कहते हैं। अब स्तूप की बात कर ले तो स्तूप शब्द जो है, ये शब्द सबसे पहले हम लोग को उल्लेखित मिलता है ऋग्वेद में। याद रखेंगे, स्तूप शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ है तो ऋग्वेद में है। और बाकी बच्चे जो पहले से हमारे साथ यूट्यूब पे फ्री आर्ट्स क्लास आप करते आ रहे हैं, उन लोग को भी मालूम होगा कि ऋग्वेद यानी समझ रहे हैं सर 1000 ईसा पूर्व से भी पीछे की बात कर लीजिए। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास, यानी जब तक लगभग लोहा नहीं आ गया है तब तक। और उसमें यह भी सब पढ़ा दिए गए हैं कि ऋग्वेद में जितने बातें हैं 10 गो मंडल है, वो सभी मंडल ऋग्वैदिक काल में यानी 1000 से 1000 और 1500 ईसा पूर्व के बीच नहीं लिखे गए। उसमें कई मंडलों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ है, सभी आपको पढ़ा है एकदम कॉन्सेप्चुअल। अब ये ध्यान से सुनेंगे, लेकिन ऋग्वेद में पहले जो है स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है। आगे अगर प्राकृत लैंग्वेज की बात कर ले तो प्राकृत में इसी को धूप कहते थे, स्तूप नहीं कहते थे। स्तूप को ही क्या कहते थे, धूप कहते थे। धूप का अर्थ होता है ढेर या फिर टीला, याद रखेंगे, धूप का अर्थ होता है ढेर या टीला। तो स्तूप को ही धूप कहते हैं। ये कौन से भाषा में कहते हैं सर, तो प्राकृत भाषा में। चलिए अब आगे हम अगर बात कर ले इस स्तूप के ऊपर में ये क्या होता है, तो कहते हैं कि कोई पवित्र जगह होता है जहां पर क्या होते हैं कि अर्धगोले आकार के भवन की तरह बना देना, उसी को स्तूप कहते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सांची स्तूप, तो जानेंगे कि इसका निर्माण जो है वो सम्राट अशोक करते हैं। काफी सारे बच्चे होंगे जिनको कॉन्सेप्चुअल उनको जानकारी नहीं होता है, तो बस वो रटे रहते हैं कि सांची का स्तूप सबसे पहले बनाए कौन, अशोक ने। तो उनको लगता ऐसा है कि शायद स्तूप बनाने की जो प्रचलन है, वो प्रथा है, वो अशोकों के शासन के बाद से देखने के लिए मिलता है, जबकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम बता रहे कि ऋग्वेद में ही स्तूप शब्द का उल्लेख है। देखिए स्तूप जो है वो सम्राट अशोक से पहले भी बनते थे, लेकिन उससे पहले का वैरायटी कुछ अलग है, और अशोक सम्राट अशोक के बाद का जो स्तूप बनेगा उसमें चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, अर्धगोले आकार के बनी हुई मिट्टी का कोई भी टीला टाइप का एक संरचना होगा, उसको क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म है और एक बौद्ध धर्म, दोनों धर्म को देखेंगे। हिंदू धर्म जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई आदमी जब डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो उसके कुछ कपड़े को या कुछ ऐसे चीजों को ले जा करके गांव से बाहर बहुत सुनसान जगह पे, जहां पे कोई लोग नहीं जाता है, आमतौर उस पर शमशान या मुर्दा घाटी या चिरारी, अलग अलग जगह लोकल लैंग्वेजेस में अलग
अलग अलग बोली जाती है, वहां क्या करते हैं कि गाड़ दिए जाते हैं और कई लोग वहां नहीं जाते हैं और गांव समाज में वो बात फैला दिया जाता है कि वो चिरारी है। खास करके लहलह दोपहरीवा में या 12 बजे भूतवा पर जैसे मुर्दवा जलता है या मुर्दवा दफनाया जाता है, ओझा पड़ी एकदम न जेह न तद एकदम लगतवा घोलटाबे। खास करके लड़कियां के एकदम ज्यादा घोलटाता है, काहे कि अधिकांश ज्यादातर भूत लड़किए के धर लेता है। अब ओझा पड़ी आदमी नहीं जा रहा है, आज जैसे ही कोई दोस्त कह दिया कि अरे चिररिया के पास नहीं जाना, ओझा भूत रहता है और ओकरा सपनों कोई कोई के अवसन आवे लगता है, तो कहते कि कहलू ना कि मुर्दावा लांग कोई कोई जरूर मुर्दा उर्दा लांग दिलो, चाहे कैसू कपड़ा उपड़ा लांग दिया होगा, तो ऐसा अंड संड एक दिमाग में सपना आ रहा है। ऐसी बात नहीं होती है। जैसे आप सोचिएगा, जिसपे ज्यादा दिमाग पे जोर दीजिएगा तो जोर दे हुई चीजों पर ही सपना आता है। जैसे अगर आज दिमाग पे आप जोर देंगे कि हमको वो दोस्त से मिलना है, चाहे ये दोस्त हमको आया है, चाहे वो दोस्त से या फिर दोस्त है, ये कोई ऐसा आदमी है जिससे हम बचना चाहते हैं, और आज जोर दे दी हो दिमाग पे, तो हो सकता है कि आज आपका सपना उसी दोस्त से रिलेटेड आ जाए और आपके सपना में वो दोस्त एंट्री मार जाए। सर बात ना, चलिए ये अलग बातें हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि वहां जिस जगह पे सनातन धर्मों में हम लोग कोई कपड़े, मरे हुए लोगों का कपड़े गाड़ देते हैं या उनके कोई अवशेष होता है, तो वहां पे हम लोग जाते नहीं है, उसको हम लोग पवित्र के रूप में नहीं देखते। लेकिन यही बौद्ध धर्मों की बात कर ले तो ऐसे जगह को पवित्र स्थल माना जाएगा। सर अपोजिट, बढ़िया से सुनना है। अब क्या होगा कि जैसे भगवान बुद्ध का डेथ हो गया तो उनके शारीरिक अवशेषों को लेकर करके जमीन के नीचे गाड़ दिए गए और उन पर जो है टील्हे टाइप के, अर्धगोले टाइप के टील्हे बना दिए गए, उसी को स्तूप कहते हैं। ध्यान रखेंगे, उसी को क्या कहते हैं तो स्तूप। बाकी सब नोट्स में मिलेगा, अभी केवल यहां समझना है आपको। अब जब हम स्तूप की बात कर लिए यहां पे, तो अब समझेंगे इसी स्तूप में एक प्रमुख स्तूप है जिसको कहते हैं सांची का स्तूप। अब ये सांची का स्तूप क्या है, आपको स्तूप के वैरायटी भी पढ़ाएंगे जो कि आपके बुक में नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट को और एकदम बड़ा कर देगा। ये पीसीएस लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम अच्छा हो जाएगा आपका कि स्तूप के 4 वैरायटी पढ़ा देंगे, शारीरिक स्तूप, परभौमिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप, संकलित स्तूप। तो स्तूप के बहुत मायने मतलब आप समझ जाइएगा। अब इसको थोड़ा सा समझाने से पहले हमको लगता है कि शारीरिक सारा स्तूप समझा ले, तब ये समझ में आपको बेहतर ढंग से आएगा। अब ये ध्यान रखेंगे, शारीरिक स्तूप की बात कर ले, सबसे पहले ध्यान रखेंगे स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार में पहला जो है यह है आपका शारीरिक स्तूप, और ये ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्तूप है। बोलोगे कैसे? तो देखिए हुआ क्या था कि स्तूप बनाने की प्रचलन अशोक से पहले के रहा था, लेकिन क्या है कि जब बुद्ध भगवान की मृत्यु होती है तो उनके शारीरिक चीजों को अलग अलग जगह पे रख दिए गए थे। तो शरीर के जितने भी अवशेष जो है, जब सम्राट अशोक का शासन आया तो सम्राट अशोक अपने शासन काल के दौरान तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी कराए थे। तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराए थे, खुद बौद्ध धर्म से प्रभावित व्यक्ति हैं, तो वो क्या किए कि अपने शासन काल में भगवान बुद्ध के और उनके शिष्य को, बढ़िया सुनेंगे, उनके बुद्ध के बहुत सारे शिष्य हैं, जैसे आनंद है, उपाली है, बहुत सारे हैं। तो भगवान या तो बुद्ध के, खुद बुद्ध के, या फिर उनके जो चेला चपाटी है, प्रिय जो शिष्य है, उनके शारीरिक अवशेषों को क्या किए कि अलग अलग जगह ले जाके और वहां पे रख कर करके और वहां पे अर्धगोले टाइप के जो है वो भवन का निर्माण करा दिए, और उसी को कहते हैं स्तूप। और इसमें जब अशोक स्तूप का निर्माण कराने लगे थे तो वो पत्थरों का रूप दे दिए, इससे पहले ये मिट्टी के रूपों में चलता था। तो सम्राट अशोक के द्वारा जो है वो पत्थर के रूप में किए गए। तो अब ये बढ़िया से सुनेंगे। स्तूप पहले वैरायटी देखिए, स्तूप के ऊपर में 3 गो रिंग बनाए हैं। ये सब स्तूप में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये हम सांची का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे ये 3 गो जो रिंग है, ये कोई कुछ ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख देंगे। इसमें आप लोग जानते होंगे, जब आप जाते होंगे बौद्ध धर्म वगैरह में या फिर बोध गया ये सब गए होंगे तो देखे होंगे वहां लोग मंत्र पढ़ते, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 जो है सर, ये इसी को इंडिकेट करता है, बुद्ध, धम्म और 3 नीचे संघ।
और इसके नीचे अगर देखेंगे तो ये चतुष्कोण आकार का आपको मिलेगा। ये जो चतुष्कोण आकार का भाग आप देख रहे हैं इसको हर्मिका कहते हैं या फिर इसी को अंत्येष्टि कहते हैं। बढ़िया से सुनेंगे, या इसको हर्मिका कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, अंत्येष्टि कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर्मिका। मेन स्तूप का जो है इंपॉर्टेंट क्या है, तो हर्मिका है। काहे हर्मिका है भाई, अभी स्तूप के प्रकार अभी पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी समझेंगे ये हर्मिका है। और ये जो आप आधा आधा गोलाकार टाइप का देख रहे हैं, अंड टाइप के, इसी को कहते हैं सर अंड। ये आपको याद रखना है, इसको क्या कहेंगे, तो इसको अंड कहते हैं। ये आधा गोल होता है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो ये बीच का जो भाग आपको दिख रहा होगा इसको कहते हैं सर, ये नीचे में इस तरह का आकार, इसको कहते हैं मेधी। क्या कहते हैं, मेधी। याद करते चलेंगे, ये है मेधी। सबसे ऊपर में बोलेगा कि स्तूप के सबसे ऊपर क्या होता है, तो हर्मिका या फिर अंत्येष्टि। और हर्मिका के नीचे क्या होता है, तो अंड होगा, और अंड के नीचे क्या होगा, तो मेधी होता है। अब ये ध्यान सुनेंगे, ये स्तूप हो गया लगभग। अब इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले होते हैं, जैसे हर मंदिरों में आप देखे होंगे कि लोग मंदिर के चारों ओर क्या करते हैं कि घूमते हैं। कई लोग कहते हैं कि 16 बार घूमोगे तो मनोकामना पूरा होगा। कोई मंदिर में कहेंगे कि 8 बार घूमे तो मनोकामना पूरा होगा। तो ऐसे ही है, जैसे बिहार के बच्चे जब राजगीर में जाते हैं विश्व शांति स्तूप देखने के लिए, तब वहां लोग परिक्रमा मारे लगते हैं। तो ये जो आप जो अंड वाला भाग है इसके चारों ओर जो चक्कर मारते हैं इसको कहते हैं परिक्रमा कक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए। अब इतना ही तक बना हुआ था अंड जो वाला भाग देख रहे हैं मेधी, यही केवल बना हुआ था भाई अशोक के समय में। इसको कहते हैं सांची का स्तूप, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके निर्माण भी देखते चलेंगे। जब जो है सांची का स्तूप बना अशोक के टाइम में, तो धीरे धीरे आगे चलते चलते अब ये धीरे धीरे जर्जर अवस्था में होने लगा, यानी कहीं ना कहीं ये चरमराने लगा स्तूप। तो इसको क्या किया गया कि पुष्यमित्र शुंग का जब शासनकाल आया, हालांकि कहते हैं कि अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण कराए थे, लेकिन काफी सारे स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने ढा दिया। लेकिन फिर भी एक सांची का स्तूप है जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे, कहां है नहीं है सभी के ऊपर में देखेंगे। इस सांची के स्तूप को पुष्यमित्र शुंग ने पुनः निर्माण कराया। यानी पहले फाइनल निर्माण कौन कराए थे सर, पहले तो अशोक। जब पुष्यमित्र के शुंग के टाइम आया तो इस स्तूप को मरम्मत कराए, पुनः निर्माण कराने का काम जो है वो पुष्यमित्र शुंग किए। अशोक के बाद सांची के स्तूप कौन बनाए, तो पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद जो सातवाहन शासक आने लगे, जिसके बारे में हम आपको पढ़ाए थे सातवाहन शासकों के बारे में, कि अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहते हैं और ब्राह्मणीय व्यवस्था के सभी प्राचीन काल के नियमों का उल्लंघन जो है ये खुदे किए। तो ये जो सातवाहन के बारे में हम आपको पढ़ाएं, इसके अलावा और भी बताएं कि सातवाहनों ने इतिहास में शीशे का सिक्का चलाया, ये भी हम आपको पढ़ाए थे। और यही सातवाहन शासक क्या किया कि यहाँ पे ये गेट बनाया है। ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये गेट है, यानी मुख्य प्रवेश द्वार है सर। और प्रवेश द्वार को यहाँ प्रवेश द्वार नहीं कहते हैं, यहाँ इसको कहते हैं तोरण द्वार। ये याद रखेंगे, इसको क्या कहेंगे, तोरण द्वार। तो ये इधर से भी तोरण द्वार, इधर से भी तोरण द्वार, इधर से भी, उधर से भी। पूरा तो मैप हम आपको दिखा नहीं सकते पीछे वाला, तो चलिए ध्यान सुनेंगे। तो ये होगी आपका तोरण द्वार। अब तोरण द्वार को आप ऐसे नहीं समझिए कि खाली गेट है। ये तोरण द्वार के इधर वाला जो भाग है, इधर जो जैसे कि बहुत सारे जानवरों का चित्र बनाया गया है, कुछ अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं, बुद्ध के अलग अलग चित्रण किए गए हैं। तो अलग अलग ये जो तोरण द्वारों हैं, सभी तोरण द्वार पे अलग अलग सुंदर चित्रकारियां जो है वो शिल्पकारों के माध्यम से किया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। ये जो आपका प्रवेश द्वार है इसी को क्या कहते हैं सर, तोरण द्वार, जो कि एकदम अलंकृत है, खूब सजाया गया है। अब इस तोरण द्वार का निर्माण कौन कराया है, तो सातवाहन शासक। चलिए ध्यान से सुनेंगे। अभी जो स्तूप के बारे में बता रहे हैं, स्पेशली स्तूप जो है वो सांची का स्तूप है। सबसे ऊपर में क्या होता है, तो 3 भाग, एक बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, 3 रिंग, तीसरा नीचे का रिंग संग है। बीच में आधा गोलाकार का जो भाग देख रहे हैं इसको अंड है, अंड के नीचे का भाग को कहते हैं मेधी। और ये क्या है सर, तो ये है चतुष्कोण टाइप का, इसको कहते हैं हर्मिका। आपसे पूछा जाएगा कि स्तूप के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, हर्मिका। हर्मिका के नीचे अंड, और अंड के नीचे होता है सर मेधी। कोई दिक्कत, चलिए। और इसके चारों ओर परिक्रमा मारेंगे, क्या कहलाएगा, तो परिक्रमा कक्ष कहेंगे। चारों ओर चक्कर मारेंगे, इसको क्या कहेंगे, परिक्रमा कक्ष कहेंगे। और जो प्रवेश द्वार होगा जिसको सातवाहन शासक ने बनाया है, इसको प्रवेश द्वार न कहेंगे, इसको कहेंगे तोरण द्वार। आप बताना है प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, तोरण द्वार कहते हैं। 2-3 बार बोलो और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लिखो तो याद हो जाएगा। कमेंट इसलिए नहीं हम करवा रहे हैं अब आपको कि हमारे मनोबल को बढ़ाइए,
इसलिए करिए एकदम कि लिखने से ज्यादा याद हो जाता है। तो यहीं पे आपको कमेंट में लिखना है क्या कि बताइए कि स्तूप के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, आप लिख दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं सर तोरण द्वार। तो ये तो मोटा मोटी आप स्तूप समझे। अब आते हैं स्तूप के वैरायटी। कहते हैं ये जो हर्मिका देख रहे हैं, इस हर्मिका में ही या तो बुद्ध भगवान के या तो बुद्ध के कोई चेला चपाटी के, याद रखेंगे, उनके शरीर के अगर अवशेष को हर्मिका में रखा जाएगा तो ऐसे ही स्तूप को कहते हैं शारीरिक स्तूप। बताया ना कि अभी 4 प्रकार के आपको पढ़ाएंगे। चलिए एक प्रकार क्लियर हो गया, या तो खुद बुद्ध का या तो बुद्ध के शिष्य के अगर शारीरिक अवशेषों को किसमें रखा जाएगा, हर्मिका में, और फिर जो है स्तूप का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसे स्तूप को जो है वो क्या कहते हैं, शारीरिक स्तूप कहते हैं। अब आता है प्रभौमिक स्तूप के बारे में। तो ये प्रभौमिक स्तूप क्या होता है, तो इसमें कहते हैं कि या तो बुद्ध भगवान स्वयं या फिर बुद्ध भगवान के चेला चपाटी यानी शिष्य, ये सब लोग जो है अगर कोई वस्तु का यूज किए हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्मों में क्या होता है कि अगर हम कोई वस्तु यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ये मार्कर यूज कर रहे हैं, ये बोर्ड यूज कर रहे हैं, अगर हमारा हो सकता है कि शर्ट है, पैंट है, अगर जिस दिन अगर हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार वाले लोग क्या करेंगे, इसको कहीं गाड़ देंगे, फेंक देंगे, जला देंगे या किसी को दे देंगे। समझ बात ना। इस तरह से माने इसमें छुआछूत नहीं, हमारे द्वारा जो भी प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु होगी उन सबको जो है वो हटा देंगे परंपरा के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर जो बुद्ध भगवान से जो जुड़ी जो वस्तुएं हैं वो पवित्र है। उनका कटोरा हम लोग देखे कि लेकर के भाग गया, जो खास कर करके बिहार पर आक्रमण वगैरह किए, तो बहुत सारी चीज को देखते आ रहे हैं। लेकिन यहां पर बढ़िया सुनेंगे, या तो बुद्ध भगवान के या तो जो है कि बुद्ध भगवान के शिष्य के द्वारा सब अपने जीवन काल में जो भी वस्तुएं यूज किए गए होंगे, चाहे उनका लंगोटा होगा, चाहे उनका कटोरा होगा, चाहे वो कुछ भी जो यूज में लाते होंगे प्रयोग में, ऐसे अगर वस्तु को केवल यहां पे हर्मिका में रखा गया, यानी उनके शारीरिक स्तूप को नहीं, उनसे जुड़ी जो वस्तु होंगे अगर वो वस्तु को हर्मिका में रखा जाएगा तो वैसे स्तूप को कहेंगे पाराभौमिक स्तूप। तो 2 स्तूप समझ में आ गया होगा। शरीर के अवशेष रहेगा तो शारीरिक अवशेष, अगर उनसे द्वारा जो भी वस्तुएं प्रयोग में लाई गई होगी और वो वस्तु तो यही रह गया है, तो वैसे वस्तुओं को अगर हर्मिका में रखा जाएगा तो इसको कहेंगे पराभौमिक स्तूप। और याद रखेंगे बौद्ध धर्मों में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है स्तूप को। हमारे यहाँ अगर किसी आदमी का मर जाएगा तो उसके शरीर के अवशेष अगर जहां दफन किए जाएंगे तो ओकरा मुर्द घाटी या चिरार घाटी कहेंगे, वो जब पवित्र नहीं मानेंगे। लेकिन बौद्ध धर्मों में अगर उनके शारीरिक अवशेष हो या फिर उनके चेला के शारीरिक अवशेष हो या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई कोई वस्तु है, अगर वहां डाल करके अर्धगोले टाइप के भवन का निर्माण किया जाएगा स्तूप, वो पूरे बौद्ध धर्मों में सबसे पवित्र स्थल के रूप में माना जाएगा। तो चलिए याद करते चलेंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि बौद्ध धर्मों के पवित्र स्थल क्या होता है, स्तूप होता है। बौद्ध धर्म में प्रमुख इमारतें क्या होते हैं, स्तूप होते हैं। चलिए आगे ध्यान सुनेंगे। अब एक होता है उद्देशिक स्तूप, इसको क्या कहते हैं, जैसे भगवान बुद्ध क्या है कि अलग अलग जगह पे गए थे, अलग अलग जाने के बाद जगह पे लोगों को अलग अलग उपदेश दिए, तो उसी का कुछ जो है वो चित्रण किया जाता है। अब कहां चित्रण किया जाएगा, तो ये वाला जो देखे ना रेलिंग टाइप के ये बना हुआ है जो इधर से इधर तक जाएगा, परिक्रमा कक्ष के किनारे किनारे होता है। तो ये रेलिंगवा पर ये रेलिंग खाली नहीं होता है, ये रेलिंग पर ध्यान से सुनेंगे, या फिर ये वाला जो देख रहे हैं मेधी है, ये क्या है, मेधी है। तो मेधी के ऊपर में भगवान बुद्ध जहां जहां उपदेश देने गए हैं वहां वहां उस तरह के उपदेश देते हुए कोई चित्रण किया गया हो, या फिर कोई ग्रंथों से लेकर करके उपदेश से संबंधित पात्रों को, कैरेक्टर को यहां पर या तो चित्रण किया गया होगा या तो लिखा गया होगा, तो वैसे स्तूप को उद्देशिक स्तूप कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, बुद्ध जहां जहां उपदेश देने गए वहां वहां याद रखेंगे वैसे कोई घटना को चित्र के रूप में इस मेधी पर लिख देना, माने उतार देना, या फिर उस बातों को केवल लिख देना, ये स्तूप कहलाएगा सर उद्देशिक स्तूप। और आपको बता दें कि एक ग्रंथ है, इसको कहते हैं जातक ग्रंथ, ये याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जातक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म में इसका बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है धार्मिक दृष्टि से। क्यों भाई? क्योंकि इसमें बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म की कथा कहानियां हैं। किस ग्रंथों में? जातक ग्रंथों में। और जातक ग्रंथों से कई पात्रों को उठा करके ये जो रेलिंग वाला भाग देख रहे हैं, इस पर जो है वो उल्लेख किए गए हैं। तो ये याद रखेंगे, अगर मेधी के ऊपर में अगर बुद्ध का चित्रण किया गया हो, जैसे अगर भिक्षा मांग रहे हैं तो कटोरा ले करके भिक्षा मांगते हुए ही पिक्चर दिखा दिया गया है, या फिर रेलिंग वगैरह इस सब पे हर्मिका में ना तो उनका कोई वस्तु प्रयोग में किया गया है और न तो उनके शरीर का अवशेष है, भाई चित्र वगैरह बनाया गया है, तो ये कहलाएगा उद्देशिक स्तूप। तो मुख्य रूप से ये 3 ही स्तूप होते हैं। अब कहोगे कि एगो और स्तूप लिख लें आप, चौथा संकलित स्तूप। तो इस स्तूप के अगर हम बारे में बात कर ले तो ये जो स्तूप होता है ये कोई आदमी श्रद्धा से ऐसे ही डाल देता है। जैसे आप गांव में भी देखे होंगे कि कई लोग क्या है कि जैसे गांव के अमीर आदमी है, अब अमीर आदमी बहुत अमीर आदमी है और सुंदर पतो एकदम घर में उतारले है, और उसकी बहुरिया जब देवी स्थान पे जाती है बाल्टी लेके एकदम पितराही और पितर वाला बाल्टी लेके पूजा करने जाती है, और गाँव के सब आवारा आदमी मंदिरे पतास खेल लगता है इतने उन्हें, और पुतोहिया के घुर घुर के देख रहा है, तब का होता है भाई ओकर ससुरा के करेजा फटेगा। वो तो उम्र से पार होले ना, वो का कर दिया कि रुको एकदम बढ़िया से का किया कि 2 ताला 3 ताला के ऊपर में एकदम बढ़िया से शंकर भगवान के फोटो एकदम बनवा दिए, मिस्त्री जी के बुला करके खूब टाइल्स मार्बल एकदम लगा करके एकदम पौधा उधा उलसी तुलसी सब के लगा करके एगो झंडा उंडा गाड़ के एकदम सही कर दिए, और खूब बढ़िया मंदिर बना दिए, आइल्स टाइल्स मार करके एकदम भजन कीर्तन तनी करवा दिए। अब पतो के बाहर जाने के कोई नहीं है, ओइजे आराम से पूजा कर ले, तो ये श्रद्धा भाव से। लेकिन अगर बाहर में देवी स्थान जा रहा है तो का भाई वो कोई उससे कुछ रहस्य जुड़ा हुआ होगा कि एक दिन देवी मैया निकले थे यहाँ पर, अब बाद में धीरे धीरे मट्टी के थे, कोई के पैसा हो गया तो वो का कर दिया तब पितर के शीतला मैया गाड़ दिए, आओ कोई के पैसा हुआ तो मैया जिला जैसे कि बन गया मकान एकदम, समझ रहे बात ना, और कोई के पैसा हुआ तो मकान के ऊपर में बाजा टंगा गया एगो, सवेरे सवेरे रामायण कीर्तन बजेगा, आओ केकरो पैसा हुआ तो पूरा मंदिर में टाइल्स मार्बल लग गया। तब पहले हर गांव के मंदिर को देखते हैं आप लगभग बिहार में, तब बहुत छोटा छोटा होता है, इसी पौधा उधा गाड़ा रहता, ऐसे 1 गो पेड़ है 4-5 गो एकदम जैसे कि टीका उका लगा रहता। लेकिन अब हर गाँव में धीरे धीरे कोई को नौकरी लग रहा है तो बाजा टंगा रहा है, तो कोई के नौकरी लग रहा है टाइल्स। आज के डेट में लगभग गाँव में देखेंगे तब पूरा शानदार मंदिर बना रहेगा। तो यहाँ पे बढ़िया से सुनिएगा बात को, तो कोई श्रद्धा से ऐसे ही स्तूप बना रहा है जिसमें ये तीनों बातों में से कोई बात फॉलो नहीं होता है, तो उसको कहते हैं संकलित स्तूप। अब आप जाइएगा कहीं घूमने के लिए बौद्ध स्थल पे, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे जो है कि स्तूप टाइप के मिलते रहेगा, खरीद के लेके आ जाइएगा, आप अपन ऑफिस में घर में रख लीजिएगा। तो क्या स्तूप है? वो एक तरह से संकलित टाइप का ही है। तो चलिए ये स्तूप के हम आपको प्रकार 4 पढ़ाएं, स्तूप कैसा होता है ये लगभग यहाँ पे दिखाने का प्रयास किए। अब इन स्तूपों में सबसे मेन स्तूप है इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं सर सांची का स्तूप। यहाँ बढ़िया से देखेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे ताकि आपका नॉलेज एकदम रहे, चूंकि अगला जो कड़ी एनसीईआरटी का बढ़ेगा ये इसी के ऊपर में ही बढ़ेगा। इतनी जानकारी होगी तो आप हमारी बातों को एकदम पूरा सरसर धर लीजिएगा, एंटीना एकदम पूरा काम करेगा, टावर एकदम फुल धरेगा। यहाँ ध्यान सुनेंगे। सांची के स्तूप की बात कर ले, सबसे पहले हम आपको इसकी स्थिति बता दें। ये आप मध्य प्रदेश राज्य में जाओगे तो मध्य प्रदेश से याद रखेंगे 20 मील की दूरी पर उत्तर के पूर्व साइड में, ये ध्यान रखेंगे 20 मील के दूरी पर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल में 20 मील के दूरी पर किधर जाना है 20 मील, तो उत्तर पूर्व साइड में जब 20 मील जाइएगा तो वहां एक तलहटी पहाड़ी मिलेगी, और उसी पे बसा एक छोटा सा गांव है, और वही पास में आपको दूर से ही दिख जाएगा एक अर्धगोला टाइप के एकदम अद्भुत स्तूप ही है, और उसी स्तूप के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में भी आप यही पढ़ेंगे, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिला में है, तो बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं और बिना देखे भोपाल मार के आते हैं, और आपको ऑप्शन में भी भोपाल मिलेगा, वही आपका 1 नंबर खत्म।
तो ये बोल रहे हैं ना कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको ध्यान में रख करके और पूरा पढ़ाते हैं, अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको यूट्यूब पे फ्री दे रहे हैं, एकदम फ्री में, 1 रुपया हम आपसे नहीं ले रहे हैं, और आप क्या करते हैं, तो एगो लाइक को नहीं देते हैं, मने अपने आप को बड़े हीरो समझते हैं, या तो आप घमंडी होंगे या तो जो भी है अहंकारी आदमी, चुप्पे चुप्पे चुरा चुरा डेटा लेते हैं, क्रेडिट नहीं देना चाहते हो, मत दो किसी को। अरे एगो लाइक मारने में क्या है, 1 लाइक मारोगे तो कहीं ना कहीं आप एक श्रद्धा दिखा रहे हैं कि सर हम आपके प्रति समर्पण है, आपकी 1 लाइक से हम इतना प्रेरित होते हैं कि नहीं लेकिन बहुत मानता है, जो भी होगा वीडियो देखने वाले को फायदा हो रहा है हमसे, हम भी प्रेरित होकर करके आपके लिए कंटेंट बनाते रहते। चलिए यहां ध्यान से सुनेंगे, यहां आपको थोड़ा सा सतर्क कर दे ताकि आपका प्रश्न में नंबर गलत ना हो जाए, ये ध्यान से सुनेंगे। ये आता भले ही है, ये ध्यान रखेंगे, भोपाल से। अब भोपाल से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भोपाल पूरे मध्य प्रदेश का खास है, सब लोग राजधानी तो रहते हैं ना, तो इसीलिए भोपाल का उल्लेख किया गया है। लेकिन जहां भोपाल का दायरा है सर, ये एकदम ये मान लेते हैं कि 1 मिनट यहां मान लेते हैं ये पूरा मध्य प्रदेश है, और यहां पे एक भोपाल है, यहां पे रायसेन है, और ये आता है रायसेन जिला के अंतर्गत। लेकिन रायसेन जिला को कोई नहीं जानता है, भोपाल को सब जानता है, तो इसकी दूरी जो है वो भोपाल से ही बता रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, अगर आपसे फरियाद के जिला पूछेगा तो आपको याद रखना है रायसेन जिला, याद रखेंगे कहां पे, तो रायसेन जिला, रायसेन जिला मध्य प्रदेश की, याद रखेंगे मध्य प्रदेश के कौन जिला, तो रायसेन जिला में, ये याद रखेंगे सांची का स्तूप है। तो ये हो गया अवस्थिति। अब निर्माण के बारे में बता दिए कि सबसे पहले जो है इसको पत्थरों के रूप देने का काम अशोक के, बाद में इसका पुनर्निर्माण पुष्यमित्र शुंग, और यहाँ तोरण द्वार किसने बनाया, तो सातवाहनों ने। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आते हैं थोड़ा सा मॉडर्न टाइम पे, कहते हैं कि ये सातवाहनों के बारे में बाद में धीरे धीरे इसका इतिहास जो है वो दफन होने लगा, और हम लोग अब आगे मॉडर्न टाइम में, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आ रहे थे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू है, व्यापार वगैरह चल रहा है, उसी में से एक खास अंग्रेज का नाम हम लेना चाहेंगे, कोई जो इस स्तूप को सबसे पहली बार देखा और उसके कुछ हिस्टोरिकल जो इंपॉर्टेंस था उसको समझने का प्रयास भी किया। तो सबसे पहली बात जनरल टेलर ने ही इसे देखा, ऐसा नहीं कि कोई पहले नहीं देखा होगा, लेकिन देखा होगा, लेकिन उसकी खासियतें हम भारतीयों को समझ नहीं आया। हम लोग थोड़ी ना हम अपने, अरे हमारा इतिहास तो आधा से ज्यादा कौन दिया है खोज के, अंग्रेज दिया है। बोले हम अंग्रेज का बुराई करें, लेकिन भारत, हमारे यहाँ पुरातात्विक, हमारे यहाँ जो भी खुदाई वगैरह होता है तो पुरातात्विक विभाग की स्थापना कौन कराया है, अंग्रेज करा के गया है। हमारे लगभग इतिहास को हम लोग तो ऐसी परंपरा झूठो सच्चो महाभारत रामायण करते आ रहे थे वर्षों वर्षों पहले से, सर बात ना, लेकिन क्या सही है नहीं है ये तो अब आधुनिक टाइम में ही पता चला। और ये कब पता चला, तो साक्ष्य के आधार पे, और ये साक्ष्य खुदाई करने के दौरान कार्बन 14 विधि से उसके पता लगाना, उसके बाद एक एक पक्षों पर अलग अलग जो है से कि सोर्सों को इकट्ठा कर करके और निष्पक्ष भाव से इतिहास लिखना, ये सब पॉसिबल नहीं होता जब हमारे अंग्रेज नहीं आते। तो याद रखेंगे, सबकी कुछ तारीफ भी है, कुछ बुराई भी है, लेकिन हमें ऐसा सोच वाला बनना है कि ना तो किसी का एकदम कभी भी तारीफ करेंगे और ना तो कभी भी जो है से कि बुराई करेंगे। हाँ, दोनों पक्ष पे आपको रहना है एकदम, हर आदमी हो चाहे देश दुनिया हो चाहे कुछ, अपने आप को पूरे विश्व के हिसाब से एकदम देखना है, कहीं खास करके किसी खास प्रदेश से हिसाब से नहीं देखना है कि हम बिहार के हैं तो बिहारी पे फर्क एकदम गर्व दिखाएंगे, यूपी के हैं तो यूपी के, आपको एक मानव समझना है और आपको अपने कंट्री पर या फिर अपने राज्य के स्तर के हिसाब से नहीं, आपकी अपनी जो बौद्धिक सोच है वो वैश्विक स्तर का होना चाहिए। अब ये ध्यान से सुनेंगे, तो अंग्रेज भाई ये किए, तो अंग्रेज एक है जिसका नाम है जनरल टेलर। जनरल टेलर 1818 में सांची के स्तूप को सबसे पहली बार देखे। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के नजर गए, और अलेक्जेंडर कनिंघम बताए हैं हम आपको कि पुरातात्विक विभाग के ये जो है डायरेक्टर जनरल माने जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम जब इनको देखे, इनके अवशेषों को देखे सांची वाला को, तो उस पर बहुत विचार के निरीक्षण करने के बाद जो है कि काफी सारे जो है कि देख रेख उनके अवशेषों के बारे में जाने, और 1854 ईस्वी में इनके ऊपर में एक किताब लिखे जिस किताब का नाम है विल्सा टॉप्स। ये याद रखेंगे, आगे के एग्जाम के लिए सब बातें इंपॉर्टेंट होगा जब आप पीसीएस के लिए हैं। यहां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां 12th क्लास के बच्चों का बस इतना नहीं समझ में आया तो एक लाइन तुम समझ लो कि सांची का स्तूप कहां है, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। आपका नंबर मिल गया, झोला में बोड़ा बांध के लेके चल जाओ, झोला से जाओगे कि बोड़ा से बांध के लेके जाओगे, होगी आपका। अब यहां
यहाँ जो बातें ये कॉन्सेप्ट पर है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और हम आपको जोड़ना चाहेंगे, ये जो सांची का स्तूप आप देख रहे हैं ये शारीरिक स्तूप का उदाहरण है। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या शारीरिक स्तूप का उदाहरण का मतलब क्या है? अब हम थोड़ा सा एक बार चेक कर ले कि आप क्या यहां तक बने थे या नहीं बने हैं। तो आपको कमेंट में यह करना है कि सांची का स्तूप शारीरिक स्तूप है, इसका मतलब क्या है? हर्मिका में क्या होगा आपको यह बताना है। हर्मिका में क्या होगा कि हम बोल रहे हैं कि शारीरिक स्तूप है, तब हम समझेंगे आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है आप हमारे साथ बने थे। क्योंकि लाइव क्लास नहीं कि बीच में रोक लेंगे, तो इसी कुछ माध्यम से हम आपको चेक करेंगे कि क्या आप पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे। चलिए अब आगे के कड़ी को देखेंगे। तो इसके बाद जॉन मार्शल आए, और जॉन मार्शल जब आते हैं तो ये द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची ये लिखते हैं, ये किताब लिखते हैं द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है वो शाहजहां बेगम का है, जो 1868 में आती है, 68 से लेकर के 1901, ये ध्यान रखेंगे 1868 से 1901 ये वो टाइम है जिसमें भोपाल में जो राजा है यानी नवाब है, मुस्लिम शासक है तो नवाब बोलेंगे, नवाब का शासन था। लेकिन नवाब की मृत्यु के बाद जो है उनकी पत्नी ही शासन संभाली थी, जिस पत्नी का नाम है शाहजहां बेगम, ये ध्यान रखेंगे। अब ये भले ही मुस्लिम है, देखिए कितना बढ़िया काम किए हैं कि मुस्लिम है लेकिन हमारी धरोहर हमारी विरासत को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है। इनका नाम भी सांची के साथ जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है और इसको लेकर हम थोड़ा सा भी आपको बता दें। ताज उल इकबाल तारीख भोपाल ये इनकी आत्मकथा है शाहजहां बेगम के। इसमें जो है से कि सांची के स्तूप के बारे में जिक्र किया गया है। इसका अर्थ होता है भोपाल का इतिहास। अब ये ध्यान रखेंगे इनका नाम कैसे आगे आ जाता है। कहते हैं कि अंग्रेज धीरे धीरे इस सांची के स्तूप को देखे और धीरे धीरे अंग्रेजों की दिलचस्पी इस शांति स्तूप के ऊपर में चला गया। खास करके इसका जो प्रवेश द्वार था जिसको कहते हैं तोरण द्वार, ये बड़ा ही अट्रैक्शन वाला था, माने देखने पर एकदम लाजवाब लगता था। तो यहां पर भारत में दो कंपनियां थी, फ्रांस की भी कंपनियां थी और ब्रिटेन के भी फ्रांस की कंपनी और ब्रिटेन की भी कंपनियां थी। तो दोनों कंपनियों के तरफ से भाई नवाब के जो उनकी बेगम है जिनका नाम शाहजहां बेगम है, शाहजहां बेगम भोपाल की जो है वो एक नवाब की पत्नी है, शासिका के तौर पर आप कह सकते हैं। उनसे फ्रांस की कंपनियां भी अपना प्रस्ताव दे दिया कि भाई हमको क्या चाहिए, तो हमको ये तोरण द्वार चाहिए सांची वाला। अब क्या करेंगे, तो इसको हम अपने देश में ले जाएंगे, फ्रांस में ले जाएंगे, वहां के म्यूजियम में रखेंगे। और ब्रिटेन वाले कह रहे हैं कि हमको भी तोरण द्वार चाहिए, इसको ले जाकर हम ब्रिटेन के म्यूजियम में रखेंगे। और देखिए कि कितना बढ़िया शाहजहां बेगम अपना जो है कर्तव्य निभाए कि इस सांची के महत्व को समझी कि नहीं ये हमारी धरोहर है, आज इसको दे देंगे कल उसको दे देंगे तो हमारे यहाँ बचेगा क्या। कहते हैं कि भोपाल के राज्य कोष का एक अच्छा खासा अमाउंट वो खर्चा कर करके कुछ दिन का वक्त ले ली, टाइम ले ली, और उसके बाद एक इसी तरह का डुप्लीकेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, याद रखेंगे, तोरण द्वार एकदम सेम बना ली। और सेम बनाने के बाद एक तोरण द्वार फ्रांस की कंपनियों को और दूसरा तोरण द्वार अंग्रेज को दे दी। तो अंग्रेज और फ्रांस वो दोनों खुश, और हमारी जो असलियत जो वास्तविक जो धरोहर था वो बच गई। तो इस तरह से सांची की संरक्षिका के रूप में जानी जाती है शाहजहां बेगम, ये ध्यान में रखेंगे। तो इतनी बातें आपको कम से कम ध्यान में रखना है कि भाई फ्रांस की कंपनियां मांगा और ब्रिटेन की कंपनियां दोनों को प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये डुप्लीकेट तोरण द्वार बना करके दे दिए। शायद उनको वो चीजें पसंद आ गई होगी, वो राजी हो गए, क्योंकि अंग्रेज को मना करना बड़ा खराब था। इस दौरान आप देखेंगे कि अभी टाइमिंग क्या चल रहा है जी, 1868 वगैरह ये सब। 1857 की क्रांति तो जानते होंगे ना, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का क्या हाल हुआ होगा। 1857 की क्रांति में भले ही हम लोग भारी पड़ रहे थे अंग्रेज पे, लेकिन अंग्रेज कम नहीं थे। पहले आपको बता दिए अंग्रेज जो है वो मधुमक्खी के समान है, उसको छेड़े हुए तो एकदम काट काट करके मार डालेगा, और अगर ओकरा सहलाओगे बउआ जी तो वो शहद देगा, आप पीर के एकदम तू चाट के माजा लिहा। समझ बात ना। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं। लेकिन आज हम आपसे एकदम रिक्वेस्ट नहीं, आज हम आपसे एकदम कहेंगे कि आपको एकदम लाइक 10 को कम से कम पार कर देना है। 10-15 लाइक अगर पार हो जाएगा तो इसके आगे के पार्ट्स लेकर के आएंगे। आपको 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा एक लाइक जरूर आप दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।